आज स्विट्जरलैंड का संवैधानिक विकास व महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विट्जरलैंड के संविधान और शासन व्यवस्था के अध्ययन का निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्व है। स्विट्जरलैंड के संबंध में जॉन ब्राउन मेसन ने कहा है कि स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। स्विट्जरलैंड प्रजातंत्र का घर है। स्विट्जरलैंड विश्व का प्राचीन गणराज्य है। सन 1848 के संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्रीय शासन विधान को अपनाने के बाद से अब तक स्विट्जरलैंड उसे अपनाए हुए है। इसके बारे में रैपर्ड ने कहा है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है और स्विट्जरलैंड में गणतंत्रीय भावना की प्रबलता के कारण ही उसके द्वारा एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। वर्तमान युग में स्विट्जरलैंड उसी प्रकार से प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार प्राचीन विश्व में एथेंस था। स्विट्जरलैंड की 5 स्विस कैंटनों में वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है तथा स्विस संविधान की प्रारंभिक सभाओं, लोक निर्णय, आरंभक आदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की नवीन पद्धतियों का उद्गम स्थल है। और इसके बारे में ब्राइस ने कहा है कि वर्तमान लोकतंत्र राज्यों में जो वास्तव में लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का दावा सबसे ऊंचा है। ये बात ब्राइस ने स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र के बारे में कही है। स्विट्जरलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति के विविध रूप हैं, लेकिन इन रूपों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना अधिक प्रबल है। सभी ने धार्मिक सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को इतने गहरे रूप में अपना लिया है कि इन धार्मिक भेदों ने राष्ट्रीय एकता कमजोर करने के बजाय मजबूत ही किया है। कि स्विट्जरलैंड में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, उनके अलग अलग धर्म हैं। विभिन्न भाषाओं के लोग निवास करते हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल है और वे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर बहुत अधिक जोर देते हैं। और स्विट्जरलैंड के संवैधानिक विकास का प्रारंभ सन 1291 से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम उरी, स्वेज और अंडरवाल्डेन ने आत्मरक्षा हेतु एक राज्य मंडल की स्थापना की। इसके पूर्व इन कैंटनों में कोई समन्वयकारी सत्ता नहीं थी। 1353 तक इस राज्य मंडल में 8 कैंटनों शामिल हो गई। 1648 तक इस राज्य मंडल में 13 कैंटन शामिल हो गई। सन 1648 तक राज्य मंडल में 13 कैंटन शामिल हो गई थी। सन 1648 की वेस्टफेलिया की संधि में इसे एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस राज्य मंडल में कई कमियां भी थी। राज्यमंडल की कोई सेना नहीं थी। जो कमियां थी वो थी कि राज्यमंडल की अपनी कोई सेना नहीं थी। इसमें केंद्रीय सरकार के स्वरूप का पता लगाना कठिन था। सभी कैंटन अपने अपने में स्वतंत्र थे और राज्यमंडल की डाइट अत्यंत कमजोर संस्था थी। डाइट के सम्मेलन समय समय पर अवश्य होते थे जिसमें राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार होता था, लेकिन कैंटन बहुमत निर्णय से
असहमत हों तो उन पर वे निर्णय लागू नहीं होते थे और प्रतिनिधि अपने कैंटनरों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ही कार्य करते थे और विभिन्न कैंटनों की शासन प्रणालियों में विविधता भी थी। स्विट्जरलैंड के राज्य मंडल की दुर्बलता का लाभ उठाकर क्रांतिकारी फ्रांसीसी सेनाओं ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण कर दिया और 1778 ईस्वी में इस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिस पर स्विट्जरलैंड। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पुराने राज्य मंडल के स्थान पर नवीन गणतंत्र की स्थापना की और इसे हेलवेटिक गणराज्य का नाम दिया। यह नवीन व्यवस्था स्विट्जरलैंड की मूल स्थानीयता की प्रवृत्ति के इतनी अधिक खिलाफ थी कि इसका विरोध होना शुरू हो गया। शीघ्र ही लगभग समस्त स्विट्जरलैंड में इस व्यवस्था के विरोध अशांति और विद्रोह फैलना शुरू हो गया। नेपोलियन ने स्विट्जरलैंड में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप किया और स्विट्जरलैंड के 60 प्रतिनिधियों को पेरिस बुलाकर इन्हें फ्रांसीसी परामर्शदाताओं की सहायता से स्विट्जरलैंड के लिए एक नवीन संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया। नवीन संविधान का उद्देश्य स्विट्जरलैंड की आंतरिक गड़बड़ी को समाप्त करना था। नेपोलियन द्वारा 1803 में एक्ट ऑफ मेडिएशन की घोषणा की। कैंटनों को काफ़ी मात्रा में स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। 6 नए कैंटनों की स्थापना भी की गई और इस प्रकार कैंटनों की संख्या 13 से बढ़कर 19 हो गई। 1813 में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप के संयुक्त प्रांतों ने 1814 में स्विस डाइच को एक नया संविधान बनाने के लिए विवश किया और 1815 की वियना कांग्रेस ने इस नवनिर्मित संविधान को स्वीकार कर लिया। वियना कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता की स्वीकृति थी और इसी समय स्विस राज्य मंडल की सदस्य संख्या 19 से बढ़कर 22 हो गई और 1815 में नवीन व्यवस्था लागू किए जाने के बाद से ही कैंटनों के मध्य संवैधानिक और धार्मिक मतभेद पैदा हो गए। कैंटन 2 भागों में विभक्त हो गई। सन 1847 में उग्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य मंडल से 7 कैंटनों ने अलग होने की घोषणा कर दी कि 7 कैंटनों ने कहा कि हम राज्य मंडल से अलग होना चाहते हैं। इस बात के परिणाम स्वरूप गृह युद्ध शुरू हो गया और संघ राज्य की सेनाओं ने पृथक होने वाले कैंटनों को पराजित कर दिया। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया कि केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाया जाए। 1848 में एक आयोग गठित किया तथा इस आयोग ने एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिस पर 5 अगस्त से 2 सितंबर 1848 तक विभिन्न कैंटनों में लोक निर्णय लिया गया। लोक निर्णय में कैंटनों द्वारा इसे स्वीकार किए जाने पर नया संविधान 12 सितंबर 1848 से लागू कर दिया गया। सन 1848 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संविधान में पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन की व्यवस्था की गई। 1848 के संविधान के लागू होने के बाद यह मांग की जाने लगी कि केंद्रीय सरकार के कुल शक्तियों में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए, केंद्रीय सरकार को मजबूत किया जाना चाहिए। स्विस संघीय सभा द्वारा एक पूर्ण संशोधित
संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे कैंटनों और जनता के बहुमत द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद 11 मई 1874 को लागू कर दिया गया। लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दशक में इस बात को समझ लिया गया कि 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संवैधानिक संशोधन के संविधान के पुनः या आंशिक संशोधन से कार्य सिद्धि नहीं होगी। इसलिए अब एक नया संविधान निर्मित करना होगा कि नए संविधान बनाने पर चर्चा प्रारंभ हो गई और सन 1997 के अंतिम दिनों में एक संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। संघीय सरकार ने 18 दिसंबर 1998 को इस नवीन संविधान को स्वीकार करने का अधिदेश जारी किया और नए संविधान के प्रारूप को 18 अप्रैल 1999 को कैंटनों एवं जनमत संग्रह द्वारा स्वीकृति मिलने पर लागू किया गया। इस प्रकार आज हमने स्विट्जरलैंड के संवैधानिक विकास के बारे में अध्ययन किया कि उसका संवैधानिक विकास किस प्रकार से